सम्मानित सभी भारतवासियों, खास तौर से वंदनीय माताओं, बहनों एवं बेटियों, आज चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे के 33वें एपिसोड के दूसरे खंड में एक ऐसे दो दुर्घटनाओं का जिक्र करूंगा जो मानवीयता से ओतप्रोत है। प्रकृति के अधीन घटित दुर्घटनाओं के प्रति कभी कभी जनमानस में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ईश्वर के यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होने देने का औचित्य क्या है। लेकिन पूरा जगत मानव ये जानता है कि अगर न्याय कहीं है तो केवल प्रभु के घर है। प्रकृति के अधीन जो भी घटनाएं घटती हैं वो कहीं से भी हमें आपको भले ही अनुचित लगे, लेकिन संरक्षक, पोषक, शुभचिंतक परमपिता परमात्मा के यहाँ कभी भी किसी तरह की अनुचित घटनाएं या अनुचित कार्य नहीं होते। उसी तरह की घटनाओं में 4 दिसंबर 2017 की वह शाम एक दुखद घटना को अंजाम देती है, और वो एक ऐसी घटना है जिसके सुनकर हर इंसान का हृदय द्रवित हो जाता है। खास तौर से महिला वर्ग इसके प्रति बहुत द्रवित और बहुत हतप्रभ होती हैं। कारण कि ये जो घटना प्रस्तुत होने जा रही है इसमें 100% केवल महिलाओं का ही भागीदारी है। और क्यों न हो, हर माँ, हर महिला माँ है, बहन है, बेटी है, किसी की बहू है, इसलिए उसके मन में किसी दूसरी महिला के प्रति घटित अप्रिय, अप्रत्याशित घटना के प्रति स्वाभाविक रूप से लगाव हो जाता है। घटना 4 दिसंबर 2017 की सुल्तानपुर जनपद के बाहरपुर क्षेत्र, बाहरपुर गांव की घटना है, जो कोतवाली जयसिंहपुर के अधीन आता है। इस घटना का विवरण बड़ा ही दर्दनाक है। बाहरपुर गांव में रहने वाली एक दंपत्ति जो मजदूरी करते थे और मजदूरी करके अपनी 5 बेटियों, संतानों में केवल 5 बेटी थी,
5 बेटियों का परवरिश एन केन कर रहे थे। फिलहाल खुशहाल थे। उन 5 बेटियों के परवरिश में उनका समय बीतता था। दोनों दंपति मजदूरी करते थे। 4 दिसंबर को वह दोनों पास के गांव में अपनी दवा लेने गए थे। दवा लेकर लगभग सायंकाल 6:30 बजे वह घर वापस आ रहे थे। बांदा अंबेडकर नगर के बीच में बनी नई सड़क हाईवे को क्रॉस कर रहे थे अपने घर जाने के लिए। पास में ही थोड़ी दूर पर उनका घर था। इस बीच वो दोनों साइकिल से थे। पीछे से एक ट्रक आई और उनको ठोकर मारते हुए निकल गई और ट्रक वालों को तो नहीं पता लगा, लेकिन घटनाक्रम में दोनों पति पत्नी ऑन स्पॉट तत्काल घटना से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब यह घटना स्वाभाविक रूप से किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रकृति का ही अपना एक निर्णय हुआ। लेकिन इन दोनों बेचारों को घर से निकलते वक्त ये न पता रहा होगा, जैसा किसी को भी अपने मौत का अंदाज नहीं मिलता, कि अब हम घर लौटकर वापस नहीं आएंगे। और उनकी घटना स्थल पर ही दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु शाम 6:30 और 6:45 बजे के बीच की है। सर्द का मौसम। 4 दिसंबर की रात। कुछ दूर पर लोगों ने मरते वक्त उनकी चीत्कार सुनी। उन्होंने दौड़े और देखा कि ये दोनों पति पत्नी प्राण न्यौछावर कर चुके हैं। कोहराम मच गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए और थोड़ी देर बाद उनके 5 बेटियों को भी ये पता लगा कि उनके माँ बाप नहीं रहे और उनका एक्सीडेंट हो गया। स्वाभाविक है, भारतीय संस्कृति में आज भी संवेदनाएं जीवित है और संवेदनाओं के सहारे मैं समझता हूँ कि शायद दुखिया या दुखियारी परिवार भविष्य का निर्वाह करता है। एक मजदूर के घर में 5 बेटियों के रहते हुए कोई भविष्य निधि की संग्रह की संभावना तो ऐसे भी नहीं बनती और उनके लिए 5 लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लेकिन मरता क्या न करता, सिवाय रोने के और कोई रास्ता नहीं था। गांव वालों ने सांत्वना दी, बेटियों को चुप कराया। आसपास के सहानुभूत परिवार से उस रात बेटियों के लिए इनके प्रकार खाना आया। बच्चे इस मुसीबत में क्या खाते, लेकिन फिर भी पड़ोसियों का जो कर्तव्य था उन्होंने निभाया।
किसी तरह रात बीती। कुछ उनके दूर के रिश्तेदार दूसरे दिन समाचार सुनने पर अपना दुख भी प्रकट किया और उन पति पत्नियों का संस्कार भी करने में भागीदार बने। घटना तो 4 दिसंबर की थी, लेकिन समाचार पत्र को भी घटना की दर्द का महत्व समझते समझते कुछ विलम्ब हो गया था और अखबारों ने इस समाचार को बड़े ही अच्छे शीर्षक में, जिससे लोगों पर प्रभाव पड़े, और उसी शीर्षक में दैनिक हिंदुस्तान ने क्वेश्चन भरा शीर्षक अखबार में दिया। अब कैसे होगी नंदू की 5 बेटियों की परवरिश, यह उनका प्रश्नवाचक शीर्षक 17 दिसंबर को अखबार में आया। उसने लिखा कि उनकी ये 5 बेटियां, इनके चक्रोश गांव नाम की जगह पर इनका एक्सीडेंट हुआ था। इन 5 मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। नंदू ने बड़ी बेटी की शादी बीते 9 नवंबर को धूमधाम से की थी। 17 वर्षीय लड़की जिसकी शादी उन्होंने किया, शेष 15 वर्षीय शालिनी, 12 साल की शिवानी और मासूम शिवांगी देखभाल नंदू और उनकी पत्नी किया करते थे। इस तरह छोटी उम्र की क्रमशः लड़कियों का पालन पोषण बड़ा ही कठिन हो गया। कोई जायदाद नहीं थी, कोई परिवार के घनिष्ठ भाई बहन नंदू के नहीं थे। वो अकेला अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी दरमियान ये दुख का पहाड़ टूटा और 5 बेटियां अनाथ हो गईं। दिन 2 दिन 4 दिन तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सहयोगी बनते हैं, लेकिन जीवन भर का सहयोगी न तो कोई बन सकता है और न बनता है। कुछ आश्रम जरूर हुआ करते हैं जो ऐसे लोगों को शरण देते हैं, लेकिन सुल्तानपुर जैसे छोटे जनपद में इस तरह की कोई व्यवस्था भी न तो निजी स्तर पर है और न ही सरकारी स्तर पर। भारत भारती को इस घटना की जानकारी विलंब से हुई। भारत भारती परिवार के भी रोंगटे खड़े हो गए। यह माना गया कि हम लोग इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। पूर्व में बता चुका हूं कि भारत भारती अपने स्वतः के कार्य के लिए न तो कोई सरकारी अनुदान लेती है, न ही जनमानस से कोई सहयोग लेती है। लेकिन जब कभी कोई बड़े संकट समाज पर गुजरते हैं या राष्ट्र पर गुजरते हैं, तो उसमें भारत भारती जन सहयोग अवश्य लेती है। सरकारी अनुदान लेने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसके प्रोसेस बड़े लंबे होते हैं और वह भी सफल हो न हो, ये अधिकारियों के कंधे पर
यह उनके कार्यशैली पर निर्भर होता है। भारत भारती ने भी विचार किया कि इन 5 बेटियों को हम अधिक से अधिक मदद कैसे पहुंचाएं। तो बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग जैसे उत्तरकाशी में आई हुई बाढ़, भूकंप में मदद जनमानस से लिया था, जैसे सुनामी आने पर सुल्तानपुर की जनता से सहयोग मांगा गया था, जैसे सुल्तानपुर में बहुत वर्षों पहले एक गांव फूलपुर भटवारा का पूरा गांव में आग लग गई थी, उसमें भारत भारती ने जन सहयोग मांगा था। इसी तरह यह निर्णय लिया गया कि इन बेटियों की मदद के लिए कोई ठोस आधार बनाया जाए, और उसी ठोस आधार पर हमने यानी भारत भारती ने एक आयोजन निश्चित किया। जनता से अपील की गई और वह अपील का नारा था, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। इस तरह का एक संवाद, ये सूचना जनमानस में दी गई और ठेले पर माइक लाउड स्पीकर लगाकर नगर के सड़कों पर भारत भारती ने भिक्षा मांगने का पूर्व के अनुभव के अनुसार कार्य किया। यह भारत भारती का अपना विश्वास रहा है और जनमानस का भी अटूट सहयोग प्राप्त होता आया है, क्योंकि आम समय में संस्था कभी चंदा नहीं मांगती और जब सड़क पर चंदा मांगने निकलती है तो दान देने वालों की भी कमी नहीं रहती। इसका पूरा जनता का विश्वास भारत भारती को प्राप्त है। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे कहकर जब हम लोगों ने इस बेटियों के लिए मदद के लिए यात्रा शुरू की, तो आपको जानकर प्रसन्नता भी होगी और आपके मन में भी ये जरूर कशिश होगी कि काश मैं भी होता। महिलाएं खास तौर से इसके प्रति द्रवित होती हैं और उन्होंने हमारे इस सहयोग यात्रा में यथाशक्ति अपना योगदान भी दिया। उसका क्रमशः विवरण मैं बताऊं कि जब यह आयोजन का समाचार अखबारों में निकला कि हम 13 अप्रैल से अपना जन सहयोग यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो बिना मांगे ही केवल सूचना के आधार पर कुछ सहयोगी जनों ने फोन करके अपने सहयोग देने की बात की, जिनमें मुख्य सहयोग देने वालों की जो को बड़ा सहयोग है वह मुझे क्रमशः इस रूप में मिला कि सुपरिचित सर्जन, हमारे जिले के सुपरिचित सर्जन जो बड़े ही प्रतिष्ठित और उदार रहे हैं,
जिनको भारत भारती ने आज से 20 साल पहले जिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर AK सिंह साहब की उदारता, सेवा भाव को देखते हुए लोक रत्न से सम्मानित किया था। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सिंह जी ने 5,000 रुपये का सहयोग इस साथी हाथ बढ़ाना साथी में दिया। उसी क्रम में हमारे ही नगर के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर JP सिंह साहब ने भी 5,000 रुपये घर बुला कर दिया। उसी क्रम में सिरवारा रोड पर स्थित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर VK शुक्ला साहब ने भी 5,000 रुपये देने की घोषणा की। उसी क्रम में लिबास प्रतिष्ठान की बहू शिप्रा टंडन ने भी 5100 रुपये दिया। इसी तरह उदार हृदय की एक महिला ने गुप्त रूप से उन लड़कियों के जीवन उपयोगी वस्तु जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके, एक पैर से चलने वाली सिलाई मशीन दान में दिया। हाथ की मशीन न देकर पैर की मशीन इसलिए दिया ताकि बेटियां अगर बारी बारी से गांव वालों के कपड़े सिलने का भी काम कर लेंगी तो उनको जीविका का एक साधन बन जाएगा। लेकिन उन्होंने यह दान गुप्त दिया जिससे मैं उनका नाम नहीं बता सकता। इसी क्रम में एक दूसरी महिला ने भी गुप्त रहते हुए उन लड़कियों के लिए 1 महीने के भोजन की सामग्री प्रस्तुत की, जिसमें गुप्त दान स्वरूप 50 किलो आटा, 40 किलो चावल, 30 किलो दाल, 6 किलोग्राम चीनी, 1 बोतल सरसों का तेल, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी, 5 किलो आलू, 10 किलो लकड़ी, 1 दर्जन माचिस एवं 5 किलोग्राम लाई व चना दिया है। यह एक उनका अंदाज था कि अगर इतनी सामग्री दे दी जाए तो बच्चियां 1 महीने तक अपनी जीविका चला सकती हैं। उन्होंने भी यह दान गुप्त दिया। इसी के साथ संस्था भारत भारती के सचिव श्री प्रदीप पारोलिया जी का परिवार ने बच्चियों के पहनने योग्य कपड़े दिए। हम जब कभी भी इस तरह का योगदान जनमानस से मांगते हैं तो इस बात की प्रार्थना करते हैं कि सहयोग में पुराना कपड़ा न दें तो अति कृपा होगी। इसलिए
पारोलिया जी के परिवार ने नए कपड़े उन बच्चियों के लिए सलवार सूट समीज धोती इस तरह की वस्तुएं उन्होंने दी जो बच्चियों के काम आ सके। हमने जो आम जनता से ठेले पर सहयोग मांगा, चूंकि महीना अप्रैल का था और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इस दृष्टि से हम लोग शाम को निकलते थे और हमारे पास भी अपनी जीविका चलाने का जो साधन था उसे देखते हुए 2 घंटे का समय शाम को हम लोग ठेले पर दिया करते थे और 3-4 दिन में हमारे ठेले पर 12,000 रुपये लगभग आए, जो जनमानस ने 5, 10, 2, 1 करके ठेले पर उन्होंने दिया। इस तरह 12,000 रुपये हमको आम जनता से 2 घंटे की भिक्षा मांगने पर 2 दिन के अंदर मिला। इस तरह जुटाई हुई सामग्री, भोजन सामग्री, वस्त्र, बच्चियों के भविष्य के लिए महिला द्वारा दिया गई पैर की मशीन और 27,000 रुपये नगद हम लोगों ने इकट्ठा किए और इसे 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हम लोगों ने नगर स्थित शाहगंज चौराहा नाम की जगह पर बेटियों को बुलाकर देने की घोषणा की, जिससे आम आदमी ये देख सके कि उनका दिया हुआ धन, उनका दिया हुआ सहयोग वास्तव में पीड़ितों तक या पीड़ितों के हाथ में दिया जा रहा है। क्योंकि आज के समय में चंदा मांगना एक अपराध बन गया है और यह अपराध अनायास नहीं है। सच्चाई ये है कि चंदा मांगने के बाद उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए पारदर्शी होना भी जरूरी बनता है कि हम लड़कियों को बुलाकर और उस जगह पर जहाँ पर हमारे नगर के प्रातःकाल दूर दूर से आने वाले मजदूर इकट्ठा होते हैं और उसी जगह पर इन मजदूर परिवार को यह सामान वितरित किया जाए, तो इकट्ठे हुए मजदूरों को भी इससे ढाढ़स बनेगा और विश्वास भी लोगों में बना रहेगा कि भारत भारती ने जो मांगा, जो कहा, वो वास्तव में आंखों के सामने उन्होंने दिया। हम लोग प्रातः 8 बजे यह सामग्री देने की घोषणा हमने की। घोषणा यंत्र से जब ये बातें उस मोहल्ले में हो रही थीं, तो सामने एक परिवार, सिंह मेडिकल स्टोर शाहगंज का परिवार सामने रह रहा था, रहता है आज भी। उन्होंने जब इन घोषणाओं की बातें अपने छत से उनकी घर की महिलाओं ने सुना, तो बिना मांगे ही उन्होंने अपने किसी कर्मचारी से 1100 रुपये भेजे
इसी तरह जब इन बेटियों को सामान वितरित करने की समय आया और चौराहे पर दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर इकट्ठा हुए, उनमें से भी बहुत से मजदूरों ने अपनी मजदूरी का पैसा हमारे इस योगदान में दिया। उनके योगदान की जितनी भी सराहना की जाए कम है, क्योंकि ये मजदूर जब घर से निकलते हैं तो अपनी दैनिक मजदूरी के सहारे ही निकलते हैं। 10-5 रुपए वाई वे अपने पास रखते हैं कि अगर साइकिल पंचर हो जाए या कोई बात बन जाए तो कम से कम 10-5 रुपया हमारे पास बचा रहे, पड़ा रहे, काम आए। वह रुपया भी उन मजदूरों ने हमारे उस आयोजन में स्वतः आकर दिया। उनके इस धनराशि की हम जितने भी आभार प्रकट करें उनके प्रति कम है, क्योंकि स्वयं मजदूर मजदूरी पर घर से निकला हो और वो अपने चाय पानी का पैसा भी दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। और भारत भारती को इस बात पर गर्व भी है और विश्वास भी है कि जब हम कभी जनमानस से सहयोग लेने निकले तो उन्होंने हमारी झोली भर दी। इसी तरह जब आयोजन समाप्त हुआ, इन बच्चियों को सब धनराशि, सामग्री, मशीन, कपड़े इत्यादि दे दिए गए, तो हमारी भीड़ में खड़े बस स्टेशन पर मिश्रा होटल, जो आम आदमियों को भोजन कराते हैं, पैसा लेते हैं, उन्होंने धीरे से आकर कान में ये कहा कि भैया जब ये जाने लगे घर तो हमारे होटल पर रोक देना, हम इनको भी मुफ्त में भोजन कराएंगे। इस तरह की हमदर्दी भारत की पूंजी है। भारत में दान देने वालों की कमी नहीं है, सहयोग देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन लेने वालों की कमी है, क्योंकि आज विश्वास का संकट है। और जाते वक्त हम लोगों ने उन बेटियों को भोजन कराया उनके होटल पर, और उन्होंने अपने पास से उन बेटियों के हाथ में 100-100 रुपए खुद रखे कि बेटा ये हमारी तरफ से ले लेना, खाना खा लेना। तो इस तरह का सहयोग जब कभी मिलता है तो काम करने में मनोबल बढ़ता है और लगता है कि वास्तविक कार्य यही है जो अपने से हटकर किया जाए। और हम ने बाद में प्रयास भी किया, क्योंकि उनकी एक बेटी की शादी हो चुकी थी, जैसा कि मैंने बताया। उसी घटना के पहले नवंबर में उन्होंने दंपत्ति ने अपने बड़ी बेटी की शादी की थी। उनके दामाद से जो साथ में सामग्री लेने आया था, उससे भी ये कहा गया कि तुम सरकार में भी आवेदन करो, तहसीलदार से कहो, और हम भी उसकी पैरवी करेंगे। हो सकता है कि सरकार की तरफ से तुमको बच्चियों के लिए कोई संकटकालीन आयोजन हो या व्यवस्था हो तो उससे तुम्हें सहयोग मिल जाए। प्रयास करते करते बाद में पता ये लगा कि उन बच्चियों को उस दुर्घटना के देखते हुए प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का योगदान दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर उस पूंजी को ढंग से रखा जाए तो बच्चियों के लिए सहारा बन सकती है। अब आगे क्या हुआ, हम लोग जब योगदान देते हैं तो उसके पीछे बहुत ललायत नहीं रहते कि मेरा प्रचार प्रसार हो या हमारी वो हो। इस तरह से उन बेटियों के लिए
जीविका के संकट के साथ साथ मर्यादा का संकट था, क्योंकि आज के समय में चरित्रहीनता का जो प्रारूप रोज समाचार पत्रों में पढ़ने और सुनने को मिलता है, यह भी उनके जीवन के लिए बड़ा संकटपूर्ण था। उनके गांव के दो चार धनाढ्य संपन्न लोगों को से हम लोगों ने प्रार्थना की, बल्कि उनमें से एक दो महिलाएं खुद घर से बाहर निकल कर आईं और उन्होंने कहा, भैया आप परेशान न हों, ये आपकी नहीं, ये समाज की बेटियां हैं, हम लोग इनके आगे पीछे रहते हैं, हम लोगों के रहते इनके साथ कोई दुर्घटना ऐसी नहीं घटेगी, हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं। और उन महिलाओं के आश्वासन पर ये भरोसा हुआ कि ये बेटियां सुरक्षित रहेंगी और समय पड़ने पर गांव के लोग, क्योंकि पड़ोसी जितना काम आता है उतना बाहर का कोई आदमी काम नहीं आता, हमदर्दी चाहे जितना जो रखे, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया उन हमारी माताएं बहनों ने कि भैया आप जाएं, आपने इतना किया, ये बहुत बड़ी बात है, इसको देख के और भी लोग आगे आएंगे और हम लोग पड़ोस में रहते हैं लेकिन ये बेटियां हमारी हैं, इनका हम हाथ भी पीला करेंगे। ये कहकर उन्होंने हम लोगों को उनके आगे के जीवन की सुरक्षा का आश्वासन दिया और हम लोग आश्वस्त होकर फिर आए। यह एक घटना सुल्तानपुर जनपद के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जहाँ तक संभव हो सका भारत भारती ने लोगों तक ये समाचार पहुँचाए और लोगों ने दिल खोलकर सहयोग किया। इसी घटना के अनुमान के अंतर्गत एक दूसरी घटना में सुल्तानपुर जनपद में कशमऊ गांव की बताऊं, जहां एक मुस्लिम परिवार रहता है और आपको सुनकर ताज्जुब भी होगा और आश्चर्य भी होगा, सहानुभूति भी पैदा होगी कि एक मुस्लिम परिवार है जो कशमऊ गांव में रहता है, उसके परिवार के 11 लोग हैं, माँ बेटी बहू बेटा बेटियां, 11 लोग हैं, 11 गूंगे और बहरे हैं। बहुत सी संस्थाएं आईं, मीडिया के बहुत बड़े बड़े चैनल आए, बहुतों ने उनसे इंटरव्यू लिया, बहुतों ने 150 रुपया देकर अपने सहानुभूति प्रकट की, लेकिन उनका अस्थायी साधन कोई नहीं बना। बहुत दिनों बाद जब हम लोगों को भी इसकी जानकारी मिली तो हम लोग भी उनके घर गए और देखकर ये आश्चर्य हुआ कि जितने भी थे, यानी बाहर से आने वाली बहुएं भी जो थीं वो भी गूंगी बहरी थी। ये आश्चर्यजनक घटना सुल्तानपुर की है और आज भी वो परिवार है। तो हम लोगों ने फिर उस परिवार को भी अपने सहयोग से एक पैर वाली मशीन दी गई और उसमें पता लगा कि उनकी एक बेटी ने सिलाई सीखी है, उसको दिया गया और ये उनको सुझाया गया कि तुम गांव के कपड़े लो, सिलो और 150 रुपये रोज पैदा करोगे तो तुम्हारे। सभी मजदूरी करते थे,
गांव के खेतों में, गांव के और उसमें एक तो एक सामाजिक दुराव भी होता है कि मुस्लिम परिवार के लोगों से हिंदू लोग काम नहीं लेते, लेकिन वहाँ के लोगों ने घर के अंदर भले ही उनसे काम न लिया हो, लेकिन बाहर खेत में, बाग में या उनके पास जो भी अपनी वस्तुएं रहती थी उनको वो सहयोग में देते हैं और उन्हीं उससे उनका जीवन यापन होता है। इस तरह से कभी कभी समाज की कुछ इकाइयां ऐसी दिखती हैं जिसको जानकर ईश्वर के लिए भी मानव स्वभाव के अंतर्गत यह प्रश्न उठता है, क्या इन्हीं को यह दर्द मिलना था? लेकिन विधाता का विधान सर्वोच्च होता है, न्याय है। हमारे कर्मों में आज, अतीत, भूत, भविष्य, वर्तमान में कहीं भी ऐसी गलतियां जरूर हो चुकी होती हैं जिसका दंड भगवान अपने संविधान के अनुसार देता है। उसके यहाँ न कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन है, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। उसका न्याय सर्वोच्च होता है। ईश्वर ही ऐसा कष्ट देता है और वही सहयोग भी देता है। किसी फिल्म का गाना है, तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना। इसी घटनाक्रम के अनुसार समाज और राष्ट्र चलता है और हम लोगों ने, भारतीय ने इस तरह का सहयोग करके अपने सेवा कार्य की एक कड़ी जोड़ता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारी संस्था के सदस्यों की सद्बुद्धि बनी रहे और वे इसी तरह निस्वार्थ सेवा में अपना समय, अपना धन और अपनी श्रद्धा समर्पित करते रहें। इन्हीं के साथ आज ये 33वें एपिसोड का दूसरा भाग समाप्त करता हूँ। अब आगे के हमारे 37वें अलंकरण समारोह की ये कड़ी 2017 है। अब 18 और 19, 20 का विस्तार से वर्णन हम आगे के तिथियों में करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा 41वां अलंकरण समारोह जो 23 जनवरी 2021 को संपन्न होने वाला है, उससे पूर्व हम अपने 40 वर्षों की कथा ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और आप हमें अपना विश्वास दें। इसी के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।